Hello, all of you. Chapter number 10 Social India Agriculture. Since ancient times, agriculture has remained a prime economic activity of most of the people in India. Even today, also, main support for the Indian economy is agriculture. ऐसा कहते हैं कि 1/3 पॉपुलेशन हमारी 1/3 क्या 2/3 पॉपुलेशन जो है वो हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, यानी अराउंड 60% लोग एग्रीकल्चर से ही अपनी इकोनॉमी कमा पाते हैं. Besides supplying food to the people of India, raw material for many industries also come from agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता. बहुत सारी चीज़ों का जो रॉ मटेरियल है वो भी एग्रीकल्चर से ही आता है. जैसे कपड़ा है तो कॉटन एग्रीकल्चर से आएगी. सो एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज अबाउट 22% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट. क्रॉप्स एंड अदर फार्म प्रोडक्ट्स होल्ड अबाउट 18% कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट विच अर्न्स ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, जो एग्रीकल्चर है, जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसमें से एग्रीकल्चर चीज़ें 22% है, और जितना सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 18% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है. यानी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में हमें हेल्प करती है, फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करता है. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे, इसलिए इंडिया को एक एग्रेरियन कंट्री भी कहते हैं, द कंट्री विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. ओके, अब रिसेंटली हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है. उसकी वजह से हमारे कई सारी एरियाज़ में हम एक साल में 2 क्रॉप्स ग्रो कर पाते. ठीक है, हमने फर्टिलिटी इम्प्रूव की है अपनी सॉइल की, सीड्स की क्वालिटी अच्छी की है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है, हार्ड एंड स्किल्ड हमने फार्मर्स को स्किल्स सिखाई हैं हमारी गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हम अपने देश में क्रिएट कर पाए. लेकिन फिर भी इतना सारा कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन अभी भी अच्छी नहीं है. आज भी वो बहुत पुअर रहते हैं, अनएडुकेटेड रहते हैं. कई जगहों पे अभी भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ जहाँ नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पे बारिश भी अनइवन रहती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है. उसकी वजह से आज भी फार्मर्स जो हैं वो पीछे रह चुके हैं. पहले के टाइम पे खेत बड़े बड़े होते थे उनके पास, लेकिन जैसे जैसे फैमिली बढ़ती गई, तो जैसे अगर एक फार्मर को 5 बेटे हैं तो उसकी ज़मीन 5 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी. तो उसकी वजह से ऐसे करके खेत जो है वो छोटे होते चले गए. अगर आपके पास खेत छोटे हैं तो आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन होगी वो भी कम होगी, आप पैसे भी कम कमा पाओगे. उसके अलावा उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकें, मॉडर्न मशीन्स यूज़ कर सकें. और ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन पॉलिसीज़ आती है, उसका भी बेनिफिट लेने को इग्नोरेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स जो है वो आज भी पुअर हैं. ओके, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर कंट्री हमारे इंडिया का, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर हमारे कंट्री में कंट्रीब्यूशन करती है, एंड किस तरीके से आज भी उसका कंट्रीब्यूशन इनसफिशिएंट है, जितना होना चाहिए उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया. चलो, तो अब स्टार्ट करते टाइप्स ऑफ फार्मिंग. द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड द एंटायर इंडियन इकोनॉमी आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर. फार्मिंग टाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इरिगेशन मेथड्स, फार्म आउटपुट्स, इकोनॉमिक रिटर्न्स एक्सेट्रा. तो फार्मिंग के जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की इरिगेशन मेथड यूज़ करते हो, फार्म आउटपुट्स यानी आपका प्रोडक्शन कितना होता है, और इकोनॉमिक रिटर्न यानी आपको पैसे कितने मिलते हैं. चलो, पहला है सबसिस्टेंट फार्मिंग. इंडिपेंडेंस के बाद से हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है. ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने देश में क्रिएट कर पाए, लेकिन आज भी फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है. कॉस्टली सीड्स, फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स फार्मर्स यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं. द फार्म प्रोडक्शन इज़ जस्ट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली. कई बार ऐसा होता है कि उनके पास छोटा सा खेत है, उसमें से जितना भी प्रोडक्शन होता है उनकी फैमिली के लिए साल भर के लिए काफ़ी हो जाता है.
उसको कहते हैं हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब इतना प्रोडक्शन हो कि पूरे फैमिली को साल भर का राशन मिल जाए। तो आज भी हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। वो अपनी चीज़ों को बेच ही नहीं पाते हैं, जितना प्रोडक्शन होता है चलो पूरे साल भर का उसमें से दाल चावल निकल जाएगा, खाना पीना हो जाएगा, बस उतना ही। एंड जो प्रोडक्शन होता है उसी में से वो कुछ क्वालिटी सीड्स निकाल लेते हैं ताकि अगले साल भी फार्मिंग कर सके। सेकंड है ड्राई फार्मिंग। जिन एरियाज़ में, जिन स्टेट्स में बारिश बहुत कम होती है, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे मिट्टी में ह्यूमिडिटी नहीं है, गीलापन नहीं है, उन एरियाज़ में जो फार्मिंग की जाती है उसको हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। ड्राई फार्मिंग में आपको ऐसे क्रॉप सेलेक्ट करने हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्रॉप्स कौन से हैं? तो देखो लिखे है ज्वार, मिलेट एंड पल्सेस। दे रिक्वायर वेरी लेस वाटर एंड दे कैन बी ग्रोन हियर। इन गुजरात wheat and gram are grown in the humid soils after the monsoon is over। ठीक है, बारिश ख़त्म हो जाती है तो हम वीट और ग्राम प्रोड्यूस करते हैं। आपने शायद सुना भी हो, बाल रीजन का जो वीट है बहुत फेमस है, बालिया वीट कहते हैं उसे। एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ड्राई फार्मिंग। ठीक है, ड्राई फार्मिंग से ही बिना इरिगेशन फैसिलिटीज़ के, बिना पानी दिए ही वो वीट ग्रो किया जाता है। थर्ड है वेट फार्मिंग। तो नाम से पता चल रहा है ऐसी एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होती हो, तो वहाँ पे आप एक से ज़्यादा क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। आप वहाँ पे ऐसे क्रॉप्स ग्रो करते हो जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे पैडी, शुगर केन, कॉटन, वीट एंड वेजिटेबल्स। फिर आता है शिफ्टिंग या जूम एग्रीकल्चर। यहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं, उनको जला के पूरा काट देते हैं, उसी ज़मीन पे खेती करते हैं। अब 4-5 साल या 2-3 साल बाद खेती करने के बाद उस ज़मीन में जो फर्टिलिटी है वो जंगली प्लांट्स के लिए है, क्रॉप्स के लिए नहीं है। तो वो जो फर्टिलिटी है 2-3 साल में ख़त्म हो जाती है। अब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होगी तो फार्मर्स क्या करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ देते हैं। वैसे भी कहाँ उनकी खुद की जगह है, फॉरेस्ट काट के ही तो बना है। तो वो उस जगह को छोड़ के थोड़ा 5-6 किलोमीटर और आगे जाके फिर से वही प्रोसेस करते हैं, थोड़ा सा ट्रीज़ कट करके जला के वापस से अपनी क्रॉप प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या तो फिर जूम एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर में नुकसान ये है कि आपको बार बार टाइम टू टाइम शिफ्ट करते रहना पड़ता है एंड यहाँ पे प्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं होता। कौन से टाइप के क्रॉप्स ग्रो करते हैं इनमें फार्मर्स? तो एक है सीरियल्स एंड दूसरा वेजिटेबल्स। फिर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यहाँ पे आपको स्पेशल टाइप का एग्रीकल्चर मिलता है, स्पेशल सीड्स आपको यूज़ करने होते हैं। कुछ ही क्रॉप्स ऐसे हैं जो स्पेशल प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आप ग्रो कर सकते हैं। वो है रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारेक, खलीला या ड्राइड डेट, सूखी खजूर जो बोलते हैं, खारेक, आर रेयर्ड विद ग्रेट केयर। ठीक है, यहाँ पे वही प्रोड्यूस किए जाते हैं और बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों में। तो इसमें जब आप प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हो आपका खर्चा भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। सीड्स आपको अच्छी क्वालिटी के लेने होते हैं, स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे अपने टूल्स यूज़ करने हैं, कब पानी देना है, कब नहीं देना है, कितना पानी देना है, मशीन्स कौन सी यूज़ करनी है, फर्टिलाइज़र्स कौन से यूज़ करने हैं, चारों तरफ से प्रोटेक्शन देनी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि जैसे ही क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो काट के हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। फिर लास्ट में आता है इंटेंसिव फार्मिंग। ये एक तरीके का मैकेनाइज्ड वे है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा फिक्स है। इसमें आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी चाहिए होती है। पहले आप इरिगेशन पानी पहुंचाते हो प्लांट्स तक, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हो, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हो, और भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, टूल्स यूज़ करते हो। इंटेंसिव फार्मिंग में कैश क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। कैश क्रॉप्स मतलब जो जल्दी बिकते हैं और उनमें पैसा भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे पर हेक्टर
प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि जब से फार्मर्स को पता है कि ये कैश क्रॉप्स हैं, हर एक फार्मर जो है दाल चावल छोड़ के कैश क्रॉप्स के पीछे भाग रहा है कि कैश क्रॉप्स ग्रो करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, क्योंकि हर एक फार्मर को अपनी इकोनॉमिक रिटर्न्स पे ध्यान देना है। तो इस फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फार्मर्स काम करते हैं कि जो भी उगाएंगे ऐसी चीज़ उगाएंगे जिसमें पैसा ज़्यादा मिले। अब फार्मिंग मेथड्स, तो पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते हो, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि ये चीज़ें हमारी हेल्थ को बुरा असर करती है, एनवायरनमेंट पे भी बुरा असर डालती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बिल्कुल नेचुरल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। जो न्यूट्रिशन चाहिए क्रॉप्स को, तो उसके लिए हम काऊ डंग का यूज़ करते हैं, अर्थवॉर्म फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, कंपोजिट फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। कंपोजिट फर्टिलाइज़र्स मतलब जो वेस्ट होता है, कचरा निकलता है, उसको हम एक ज़मीन में गड्ढे में डाल के उसको सड़ा के उसमें से कंपोजिट फर्टिलाइज़र बनाते हैं, खाद बनाते हैं। फिर काऊ यूरिन का यूज़ किया जाता है, नीम का पाउडर यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्यों यूज़ करते हैं? ताकि इंसेक्ट्स ना आए। वैसे ही नीम का पाउडर छिड़कने से भी इंसेक्ट्स क्रॉप्स पे नहीं आते। बटर मिल्क, छाछ डालने से भी यही चीज़ होती है, बैक्टीरियाज नहीं आते रूट्स पे। तो ऑर्गेनिक चीज़ों में सिर्फ नुकसान ये है कि आपको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है एंड टाइम भी ज़्यादा लगता है ग्रो करने में। लेकिन फ़ायदा ये है कि उसमें हेल्थ पे आपको बिल्कुल बुरा असर नहीं पड़ता। चीज़ों में नेचुरल टेस्ट रहता है, स्वीटनेस रहती है, फ्रेगरेंस, एक अच्छी खुशबू आती है उन चीज़ों में से। मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स उसमें बहुत अच्छी अमाउंट में रहते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का अब ज़्यादा डिमांड भी बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ है हमारी। तो भले ही ऑर्गेनिक फार्मिंग महंगी चीज़ें मिलती हैं उनकी, लेकिन फिर भी लोग जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ें ख़रीदने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अच्छा खाएंगे पिएंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। सस्टेनेबल फार्मिंग, अगर हमें अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रखनी है तो हमें क्रॉप रोटेशन करना होता है। देखो, ज़मीन में 3 टाइप के एलिमेंट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो अब होता ये है कि आपने अगर पल्सेस ग्रो किए तो पल्सेस पूरा नाइट्रोजन ले लेती है। अब आप वापस से पल्सेस डालोगे तो दूसरी बार पल्सेस अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी, क्योंकि नाइट्रोजन तो यूज़ हो चुका है ज़मीन का। तो अब आपको क्या करना चाहिए? ऐसा कोई क्रॉप लगाना चाहिए जो फास्फोरस की ज़रूरत रखता हो। फिर तीसरी बार में ऐसा लगाओ जिसमें पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती हो। अब 1 साल निकल जाएगा, तब तक नाइट्रोजन आपकी ज़मीन में वापस आ चुका होगा, रिन्यू हो चुका होगा, तो फिर आप वापस पल्सेस ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। यहाँ पे आप केमिकल फर्टिलाइज़र सिर्फ तभी यूज़ करते हो जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती हो। हम इसमें बायोटिक कंट्रोल्स पे पूरा ध्यान देते हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, पेस्टिसाइड्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पानी भी बचाने की कोशिश करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग में। फिर आता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में कैटल रेयरिंग होती है, जानवरों को पाला जाता है फार्मिंग के साथ साथ, पोल्ट्री भी की जाती है, यानी डक्स, हैंस वगैरह पाले जाते हैं ताकि उनकी पोल्ट्री फार्म वो खोल सकें। सेरिकल्चर, यानी सिल्क को ग्रो करने के लिए सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है। फिशरीज़, यानी फ़िशेस को पालते हैं ताकि फ़िशेस का प्रोडक्शन करके फ़िशेस जब बढ़ने लगेंगी तो फ़िशेस को भी बेच सकते हैं। तो मिक्स्ड फार्मिंग, देखो मैं एक बात बता दूँ आपको, मिक्स्ड फार्मिंग में इस बार जो न्यू कोर्स आया है उसमें आपको इस तरीके से डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन ओल्ड कोर्स में मिक्स्ड फार्मिंग था कि एक ही खेत में अलग अलग चीज़ें ग्रो करना।
उसका फ़ायदा क्या होता था कि अगर कोई क्रॉप फेल हो जाता है, जैसे आपने दाल भी डाली है और वीट भी डाला है, अगर दाल फेल हो जाता है कि दाल नहीं उगेगी इस बार क्योंकि बारिश कम हुई है, तो वीट तो ग्रो करेगा, तो आपका जो नुकसान का खतरा है वो कम हो जाता है। दोनों में से एक तो ग्रो करेगा कम से कम, चलो दोनों कर गए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, फ़ायदा ही फ़ायदा। लेकिन अगर एक फेल भी हो जाता है तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है। तो उसमें क्या करते थे फार्मर्स, दो चीज़ों के या तीन चीज़ों के सीड्स एक कंटेनर में लेके मिक्स कर देते थे और ऐसे ही स्प्रेड कर देते थे कि जो सीड जिसको जहाँ गिरना है गिर जाए। रेगुलरली पानी देते थे और उसमें से जो भी ग्रो होना था हो जाता था। लास्ट ईयर वो मिक्स्ड फार्मिंग का वो था, लेकिन अभी जब से कोर्स चेंज हुआ है तो मिक्स्ड फार्मिंग में आपको ऐसा बता रहे हैं कि फार्मर्स फार्मिंग के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा काम करते हैं जिनसे उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। जैसे कैटल रेयरिंग, ठीक है, गाय भैंस पालते हैं तो उनके दूध से एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। पाउल्ट्री यानी मुर्गे मुर्गियाँ डक्स पालते हैं तो अंडों से पैसे कमा लेते हैं। कोई मोटा ताज़ा मुर्गा हो तो मुर्गा बेच के पैसे कमा लेते हैं। सेरिकल्चर यानी सिल्कवॉर्म को ग्रो किया जाता है और फिशरीज़ में फ़िशेस को बेचा जाता है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। हम अपने एग्रीकल्चर को तीन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तीन टाइप के क्रॉप्स होते हैं हमारे इंडिया में, खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप। खारिफ मतलब जो रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं, मतलब आप रेनी सीज़न में उसको सीड्स डालते हो, यानी जून जुलाई में आप सीड्स डालोगे, अक्टूबर नवंबर में वो खेत में पक जाएंगे, अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा। कौन से क्रॉप्स किए जाते हैं इसमें, तो पेडी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, टिल, ग्राउंडनट, मूंग एंड मट, ये खारिफ क्रॉप्स हैं। राबी यानी विंटर क्रॉप्स, जो विंटर की सीज़न में इनके सीड्स डाले जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में इनके सीड्स डालते हैं, मार्च अप्रैल तक ये बन के तैयार हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर वीट, ग्राम, बाले, मस्टर्ड, लिनसीड, दे आर राबी क्रॉप्स। फिर आता है जायद यानी समर क्रॉप्स। इनको हम मार्च टू जून में ग्रो करते हैं, मार्च में इनके सीड्स डालते हैं, जून तक ग्रो हो जाते हैं। पैडी, देखो पैडी मानसून भी है समर भी है, पेडी मेज़ दोनों ही ऐसे है। फिर ग्राउंडनट, तिल, ये भी दोनों मानसून और समर दोनों में ग्रो करते हैं। मिलेट, ये भी मानसून समर दोनों में है। एंड फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, क्यूकम्बर, मस्क मेलन एक्सेट्रा आर जायद क्रॉप्स। अब देखो हमारा कंट्री जो है वो बहुत बड़ा है और हर जगह पे रेनफॉल, वेदर कंडीशंस भी अलग अलग है। कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं गर्मी कम है। आप साउथ इंडिया में जाते हो तो बारिश भी आपको ज़्यादा मिलती है, नॉर्थ इंडिया में बर्फ़ गिरती है। तो वैरायटी बहुत है हमारे पास, इसलिए क्रॉप्स में भी बहुत वैरायटी हमें मिलती है। तो इनके हमने सेक्शंस बनाए हुए हैं। देखो, फूड ग्रेन्स में आ जाते हैं पैडी, वीट, ज्वार, मिलेट, मेज़ एंड बाले। पल्सेस में सभी दालों का नाम है, तुअर की दाल, मूंग की दाल, ग्राम, पीज़, बीन्स, मठ, उड़द की दाल, लेंटिल। फिर ऑयल सीड्स, जिनमें से आपको ऑयल मिल सकता है, ग्राउंडनट, सिंग का तेल, तिल, ठीक है, उसमें से भी ऑयल निकलता है, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल भी यूज़ होता है बहुत बार, मस्टर्ड, ठीक है, जो सरसों का तेल कहते हैं कोरा तेल हम सिंधी में कहते हैं, सनफ्लावर ऑयल, देन कोकोनट से भी पैराशूट कोकोनट ऑयल है, और लिनसीड, ठीक है, ये ऑयल सीड्स हैं। फिर बेवरेजेस, तो टी, कॉफ़ी एंड कोको। कैश क्रॉप्स में आते हैं कॉटन, सुगरकेन, जूट, टोबैको एंड रबर।
इन 5 के ऊपर फार्मर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि कैश क्रॉप्स है, ज़्यादा पैसा मिलता है। कंडीमेंट्स में आएंगे क्यूमिन सीड्स, फेनल सीड्स, इसबगुल, कोरिएंडर, फेन्यूग्रीक, अजवाइन, ब्लैक पेपर एंड गार्लिक। फ्रूट्स, अरे यार नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चलो एक एक करके अब हमें इनके डिटेल में समझना है कि जैसे फूड ग्रेन्स है तो फूड ग्रेन्स में चीज़ें जैसे पैडी है, फिर वीट है, ज्वार है, मिलेट है, तो क्या कंडीशंस है उनको ग्रो करने की। तो हमारी जितनी भी एग्रीकल्चरल एरिया है उसमें से 75% एरिया पे फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं हम, और जितना टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें से 50% फूड ग्रेन्स का होता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा क्रॉप्स में हम ग्रो करते हैं पैडी। देखो चावल हर जगह चलते हैं, साउथ इंडिया में आपको हर चीज़ में चावल मिलेंगे। आप ऑमलेट बोलोगे तो ऑमलेट भी चावल में डाल के देंगे, ठीक है। तो साउथ इंडिया में तो बहुत यूज़ होता है, बंगाल में भी आपको बहुत यूज़ होता है, फ़िश के साथ राइस ही मिलेंगे आपको। हमारे साइड भी राइस बहुत यूज़ होता है, और नॉर्थ इंडिया में भी, पंजाबी में भी बहुत यूज़ होता है। तो पैडी हर जगह यूज़ होता है, मतलब सबसे ज़्यादा हम पैडी ही ग्रो करते हैं। इट इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप। A large majority of the world and about half of the population of India uses rice. India stands second in the world after China in paddy production. चाइना सबसे ज़्यादा चावल उगाता है, उसके बाद हम सेकंड पोजीशन पे आते हैं पूरी दुनिया में। 25% हमारी एरिया जितना भी प्रोडक्शन में या जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से 25% लैंड पे हम पैडी ग्रो करते हैं। ये टॉरिड जोन का क्रॉप है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए उसको, टेम्परेचर कम से कम 20 डिग्री होना चाहिए, बारिश 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअली होनी चाहिए। तो देखो दोनों चीज़ें बोल रहे हैं, गर्मी भी होनी चाहिए, बारिश भी ज़्यादा होनी चाहिए। इन द रीजन्स ऑफ लेस रेनफॉल, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बारिश कम है फिर भी वो लोग चावल उगा पा रहे हैं क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है वहाँ पे, जैसे पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। चावल उगाने के लिए आपको लेबर भी ज़्यादा चाहिए होता है, मज़दूर भी ज़्यादा लगते हैं, फार्मर्स भी ज़्यादा काम करना पड़ता है उनको। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। और कुछ जगहों पे तो 2 से 3 बार क्रॉप्स ग्रो होते हैं। वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु में साल में 3 बार चावल उगाते हैं ये लोग। गुजरात की बात करें तो गुजरात में सूरत, तापी, पंचमहल, अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद, वलसाड डिस्ट्रिक्ट में पैडी ग्रो होती है। पैडी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इनफैक्ट उसका क्रॉप पानी में डूबा रहना चाहिए, पानी में डूबा रहता है तो ही वो ग्रो कर पाता है। सो द फील्ड्स आर फुली अंडर द वाटर, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, उनके पैरों तक तो पानी है ही है। क्रॉप्स जो है वो पानी में डूबे हुए हैं तभी ग्रो कर पाते हैं। और हम स्प्रिंकलर मेथड का यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर मेथड से आपका पानी कम वेस्ट होता है। स्प्रिंकलर में क्या करते हैं, एक फवारा बीच में डाल देते हैं और वो फवारे से पानी जो है वो खेत में चारों तरफ पहुंचता रहता है। आपने कई सारे गार्डन्स में भी वो देखा होगा स्प्रिंकलर। चलो, तो पैडी यानी राइस, राइस यानी चावल, चावल के बाद आता है वीट। वीट जो है वो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। 1/3 एरिया में वीट ग्रो करता है, उसमें 25% है, इसमें 1/3 एरिया हमारी कंट्री में वीट ग्रो करता है। नॉर्थ और वेस्ट यानी नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया यानी हमारे गुजरात साइड, इन दोनों जगहों पे वीट बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं हम। टेम्परेट जोन का क्रॉप है ये। पैडी टॉरिड जोन का था, इसलिए साउथ इंडिया में ज़्यादा ग्रो होता है। आपको पता हो तो हमारे गुजरात के आसपास से एक ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर की लाइन शायद जाती है, उसके नीचे की एरिया जो है वो टॉरिड जोन है और ऊपर की एरिया टेम्परेट जोन है। चावल में आपको लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे आपको लेबर इतना नहीं चाहिए। चावल में आपको कम से कम 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। वीट में जहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो वहाँ वीट ग्रो नहीं हो सकता। वीट ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ग्रो होता है। पंजाब में इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, इसलिए पंजाब में वीट सबसे ज़्यादा ग्रो होता है और उसको वीट बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। पंजाब इज़ नोन एज वीट बाउल ऑफ इंडिया। उसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा बहुत वीट ग्रो होता है। बालिया वीट जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ड्राई इरिगेशन में, बालिया वीट जो है बाल रीजन का गुजरात में, वहाँ से बालिया वीट ग्रो होता है, बहुत फेमस है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, स्वीट टेस्ट आता है वीट में। बिसाइड्स महसाणा, राजकोट, बाल रीजन के अलावा महसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेरा में भी वीट प्रोड्यूस होता है। जितना भी हम यूज़ करते हैं चीज़ों में, फूड ग्रेन्स जो हैं उनमें से सबसे अच्छा वीट ही माना जाता है। रोटी, बाकरी, सेव, शीरो, लापसी, लड्डू, सुखरी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट्स, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, ये सब वीट में से ग्रो होते हैं। अमंग ऑल ग्रेन्स वीट इज़ मोस्ट न्यूट्रिशियस, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस इसी में है। दैट इज़ वाई वीट इज़ ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ ग्रेन्स। वीट को किंग ऑफ ग्रेन्स भी कहते हैं। पंजाब इज़ नोन एज वीट बाउल ऑफ इंडिया। बाल रीजन में जो वीट ग्रो होता है दैट इज़ बालिया वीट एंड वीट इज़ नोन एज किंग ऑफ ग्रेन्स। चलो, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ज्वार। ये ऐसी जगहों पे ग्रो होता है जहाँ पे पानी कम हो, ठीक है, ड्राई रीजन में जहाँ पे बारिश कम होती हो। ज्वार दोनों तरीके से आप ग्रो करते हो, खरीफ और राबी, मानसून में भी ग्रो कर सकते हो, ठंडी में भी ग्रो कर सकते हो। टेम्परेचर होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होना चाहिए। ब्लैक एंड लोमी सॉइल हो तो कंडीशन अच्छी हो जाती है उसमें। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में ग्रो करता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा सूरत और तापी में ग्रो करता है। ज्वार के बाद बारी आती है मिलेट की। मिलेट इज़ कंसिडर्ड टू बी ग्रेन ऑफ लेबरर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है मिलेट से। मज़दूरों का फूड ग्रेन माना जाता है इसको। इसमें भी 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 40 टू 50 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, सैंडी सॉइल चाहिए। ज्वार में कैसी थी, लोमी और ब्लैक सॉइल चाहिए, इसमें सैंडी चाहिए, रेत जैसी मिट्टी। मिलेट कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, तो सबसे ज़्यादा तो मिलेट राजस्थान का फेमस है। उसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र में भी ग्रो होता है। गुजरात की बात करें तो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मिलेट ग्रो होता है। मिलेट के बाद आ जाते हैं मेज़। मेज़ एक खारिफ क्रॉप है। मेज़ इज़ द मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड। इंडिया लेवल पे थर्ड नंबर पे ज्वार आता है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे पैडी और वीट के बाद मेज़ आता है। जो लोग हिली रीजन्स में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनके लिए मेज़ स्टेपल फूड है, रोज़ खाते हैं। उसमें स्टार्च होता है, ऑयल, प्रोटीन होता है, बायोफ्यूल होता है, मतलब एनर्जी आपको अच्छी मिलती है उससे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी ज़्यादा यूज़ होता है। इसको उगाने की कंडीशन क्या चाहिए, तो स्लोपी रीजन चाहिए, जैसा आपको बताया हिल्स में। ब्लैक, हार्ड एंड रॉकी सॉइल चाहिए। वाटर ऐसा चाहिए जिसमें हल्का सा फ्लो हो, तो स्लोपी रीजन में पानी थोड़ा सा फ्लो कर रहा होता है, इसलिए मेज़ वहाँ पे जल्दी ग्रो करता है। बारिश कितनी होनी चाहिए, 50 टू 100 सेंटीमीटर। टेम्परेचर 21 टू 27 टेम्परेचर। इसका अब यूज़ जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है एनिमल फॉडर में, यानी
मेज इज़ जनरली यूज्ड एज एनिमल फॉडर। एनिमल फॉडर का मतलब है जानवरों का खाना, एक तरीके से उनका खाना हो जाता है ये। फिर ऑयल के लिए भी ये यूज़ होता है। इट इज़ इंक्रीजिंगली यूज्ड एज एनिमल फॉडर, मेकिंग पॉपकॉर्न और फॉर एडिबल ऑयल। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मेज़ आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। गुजरात की बात करें तो मेज़ ग्रो होता है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में, दाहोद में, साबरकांठा में और अरावली में। ठीक है, तो ये फूड ग्रेन्स, 5 फूड ग्रेन्स हुए। नेक्स्ट हम चलते हैं पल्सेस पे। तो हमें पता है कि दालों में सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन। तो नॉन वेज, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको तो प्रोटीन मिल जाता है नॉन वेज से, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनको प्रोटीन मिलता है दालों से। तुअर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन, मट, उड़द, कोई भी दाल ले लो, प्रोटीन अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाता है। इनमें से तुअर, उड़द, मूंग और मट जो हैं वो खारिफ क्रॉप्स हैं। ग्राम, पीस, लेंटिल, राबी क्रॉप्स हैं। लेकिन पल्सेस उन्हीं जगहों पे ग्रो होती है जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो, क्योंकि उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं सॉरी, उन्हीं जगहों पे ग्रो होते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा न हो, क्योंकि ज़्यादा पानी इनको नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश में ग्रो होता है। गुजरात की बात करें तो तुअर वडोदरा में ग्रो होती है। मूंग और मट कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ग्रो होता है। और उड़द की दाल जो है वो पाटन डिस्ट्रिक्ट में ग्रो होती है। इन सभी जगहों पे नाइट्रोजन की अमाउंट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन आपको नाइट्रोजन से ही बन पाता है। तो जिस जगह पे नाइट्रोजन, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की अमाउंट अच्छी होती है, तो वहाँ पे पल्सेस अच्छे से ग्रो कर सकती है। ठीक है, ऑयल सीड से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हाफ आवर का लेक्चर हो गया आज, तो यहीं तक रखते हैं। कितने पेजेस आज हमने कंप्लीट कर लिए? 5 पेजेस कर लिए। इसके हिसाब से हमें 2 लेक्चर तो और चाहिए होंगे। चलो ठीक है, मीटिंग एंड यहाँ पे करते हैं। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।